तो पिछले 2 लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। आज इस लेक्चर में भी हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, if resultant of 2 unit vector if resultant of 2 unit vector is unit vector, then the magnitude of their differences is समझ रहे हैं। 2 यूनिट वेक्टर है, आप यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसे डायरेक्शन में यूज किया जाता है। उन दोनों यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड बताइए उसके डिफरेंस का, उन दोनों यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का। ये क्या था? यूनिट वेक्टर जो आया था रिजल्टेंट, ये सम था। ऑप्शन है √2, √3, 1/√2, √5। क्या होना चाहिए बताइए, आप इसे पहले ट्राई करिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट वेक्टर है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो मान लो ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और एक और यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। दोनों को हम ले लेते हैं, मान लो एक इधर होगा, एक इधर होगा। एक यूनिट वेक्टर इधर है, एक यूनिट वेक्टर इधर है, और इसका रिजल्टेंट जो आया वो भी यूनिट वेक्टर ही है, और क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होना चाहिए। ओके, अब दोनों का डिफरेंस बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है a कैप माइनस b कैप का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या था? ये था a कैप प्लस b कैप था, ठीक है। आपको हम पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो वहां से आपको ध्यान आ रहा होगा, एक बात हम बताए थे कि दो वेक्टर का सम या रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। रिजल्टेंट का वैल्यू, अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए तो क्या होता है, कब ऐसा होता है, कुछ याद आ रहा है? तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के बराबर हों और दोनों के बीच में 120 डिग्री हो तभी ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे भी वैसा हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो कि है, और दूसरा कंडीशन, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है ना। दो कंडीशन था, हम ऐसे यहाँ पे इस साइड करके हम बताए थे, है ना। एक कंडीशन कि दोनों के बीच में एंगल 120 हो, दूसरा कंडीशन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा।
तो इसी नियम को फॉलो करते हुए हम कहेंगे कि रिजल्टेंट 1 है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक, और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये तीसरा कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगा। अगर ये दोनों होगा तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों होगा तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों होगा तो ये होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी दो कंडीशन है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये दो कंडीशन है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये तीसरा, यानी कि दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा। तो अगर आपको याद है तो ऐसे बना लीजिए तुरंत, दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा, और हमसे पूछा है डिफरेंस, मतलब ये, तो ये बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर, ये 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, हालांकि दिख नहीं रहा है डायग्राम से, बट आप मान के चलिए 60 डिग्री, ये माइनस बी कैप, अब ये ए वेक्टर और माइनस बी कैप का रिजल्टेंट हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 देंगे, है ना, cos 60 लगाएंगे। बात समझ में आई? तो ये एंगल पता चल गया तो तुरंत हम सॉल्व कर लिए। पर अगर ये याद ना हो तो कैसे पता करें कि 120 डिग्री ही होगा, उसके लिए भी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या एंगल है, मान लेते हैं थीटा है ना, ये निकालना है, तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड जानते हैं, है ना, और बस बीच में एंगल नहीं जानते कि कितना एंगल है, तो ये पता चल जाएगा, तो ये भी एंगल पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट 1 है ना, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट इधर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे रखो 60, यहाँ 120, यहाँ 60, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम ही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो भी मालूम ही है, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, यानी ए कैप माइनस बी कैप निकल जाएगा। ओके, अगर आपको इसमें फील नहीं आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मेरे पिछले लेक्चर देखिए स्टार्टिंग से, आपको सभी बातें समझ में आएगी। यहाँ पे हम वो सभी बातें अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर हम वो सभी बातें, सभी चीजें फिर से एक्सप्लेन करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये सॉल्व करोगे तो cos 60 बराबर 1/2, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 √3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो फोर्स है, ठीक है, एक है 2F और एक है 3F, और उसके बीच एंगल है थीटा, ठीक। अगर हम फोर्स डबल कर दें, ये वाला फोर्स, ये आपका P है, ये आपका Q है, Q बराबर 3F, अगर हम ये वाला फोर्स डबल कर दें तो नया हो गया, और सब सेम ही रखें, एंगल भी सेम रखे दोनों के बीच, खाली एक फोर्स डबल कर दिए, तो जो रिजल्टेंट पहले आता था, मान लो पहले रिजल्टेंट R आता था, अब रिजल्टेंट डबल आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से तो नहीं है, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में है, पर उसे आप इस तरीके से लिख पाओ ये भी एक स्किल है, ठीक है।
जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, we have two vector (2f and 3f) and theta is the angle between them. ऐसा लिख देगा। फिर आगे लिखेगा if we double the q then resultant of two vector get double। अगर हम सिर्फ q को डबल करें तो इसका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। ओके, अब आपसे पूछ देगा फाइंड द एंगल बिटवीन, बस ऐसा, ये सब कुछ नहीं। तो ये आपको लिखना आना चाहिए ऐसे, एक वेक्टर को p नाम दे दिए, एक वेक्टर को q नाम दे दिए, दोनों के बीच में थीटा मान लिए, इसका रिजल्टेंट r मान लिए। ये सब कहाँ इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर अगले में p को कुछ नहीं किया तो p ही रहने दिए और q को डबल कर दिया तो q डैश लिख दिए, नया फोर्स है ना। अब ऐसा लिखने के बाद आपको आगे बनाना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये है ना 2ab तो 3 2 जा 6 एंड 2 तो 12f स्क्वायर कॉस थीटा। इसके लिए लिखे तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 4 और b स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 6f का स्क्वायर तो 36f स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 2ab करिए तो 12f स्क्वायर और उसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो 24f स्क्वायर कॉस थीटा। अब इन दोनों का यूज करिए, पहले इसी से सम कर दीजिए, r स्क्वायर 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा, इधर भी 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे और इसे इन दोनों को डिवाइड करिए तो r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए सेकेंड बाय 1 तो ऊपर 4/1 बचेगा, 4r स्क्वायर खत्म। फिर RHS में देखिए तो RHS में ऊपर हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा और कॉमन ले लेंगे f स्क्वायर को, नीचे भी 40 प्लस 24 कॉस थीटा। हमने क्यों ऐसा किया, आप कब ऐसा करोगे, क्यों हमने ये डिवाइड कर दिया। हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि देखो ये हमने देखा कि अगर इसको LHS को LHS से, RHS को RHS से डिवाइड करते हैं तो ये R और F जो फालतू का इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्लियर नंबर आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर दिया जाता है, उसके पीछे का प्लानिंग होता है। अब देखिए f स्क्वायर खत्म, यहाँ पे r स्क्वायर था वो खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं करने को। तो ओके, हमने उल्टा कर दिया है, पहले इस तरफ ऊपर रखे थे इसको और इस साइड इसको ऊपर रख दिए हैं, मिटाना पड़ जाएगा नहीं तो। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, यही है ना,
इसको रहने देते हैं, इधर उल्टा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं 1r² बटे 4r²। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 प्लस 24 कॉस थीटा बराबर 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 चक 52 और ये 12 चको 48 कॉस थीटा। ठीक, ये 40 में से 52 जाएगा -12 और 48 में से 24 जाएगा 24 कॉस थीटा। 12 दूनी 24 कॉस थीटा बराबर -1/2 यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो यूनिट वेक्टर है, ठीक, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। दो यूनिट वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ओके, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। देन ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1। कौन सही होगा? दो यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इसमें से कौन सही होगा? तो देखिए, यूनिट वेक्टर है ना ये, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या वो एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा? तो याद होगा आपको, एक प्रॉपर्टीज हम बताए थे कि दो वेक्टर का सम उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बड़े होंगे, मैग्नीट्यूड से बड़े होगा। कब? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है तो इसका रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड से बड़े होंगे, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। पर अगर एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तब रिजल्टेंट छोटा होगा उसके मैग्नीट्यूड से। याद है ना? वैसा ही केस यहां पे भी देखिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो
90 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे भी ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके बीच का एंगल, यहाँ पे देखिए इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो देखिए इसका रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी 1 से बड़ा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। और ये देखिए ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर ये होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 से छोटा, यानी ये भी सही है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट 1 से छोटा होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, और ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। देखिए ये आपका जेई मेन का पीवाईक्यू है, 2019 मेंस में आया है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है, टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल magnitude. If magnitude of a vector plus b vector, if magnitude of a vector plus b vector is equal to n times the magnitude, is equal to n times the magnitude of a minus b, then the angle between them, then the angle between a vector and b vector, ठीक है। ऑप्शन है कोस इनवर्स n माइनस 1 बाई n प्लस 1, कोस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, कोस नहीं साइन, यही सेम चीज साइन के साथ भी है, ठीक है। साइन इनवर्स दिस थिंग्स, फिर डी में साइन इनवर्स दिस थिंग्स, तो कौन सही होगा, ठीक है। साइन इनवर्स ये है ब्रैकेट में, साइन इनवर्स फिर ये है ब्रैकेट में, यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। दो वेक्टर है, दोनों के बीच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कि ये बोल रहा है ये इक्वल है n टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तब बताइए एंगल, तो ले लेते हैं हम एक कि एक मेरा ये है, ये मेरा बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक। अब देखिए इसका रिजल्टेंट तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मान लेते हैं ए, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा, हम डायरेक्ट 2a स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 2ab मतलब 2a स्क्वायर कॉस थीटा n, फिर यहाँ पे अच्छा इस पे रूट होगा, फिर यहाँ पे a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2ab, फिर कॉस क्या दें, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल,
तो माइनस बी वेक्टर इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल वो 180 माइनस थीटा, तो यहाँ 180 माइनस थीटा रखोगे तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा और यहाँ कॉस थीटा और रूट। ठीक, अब दोनों तरफ रूट स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा n 2a स्क्वायर कॉस थीटा। फिर अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो n को भी n पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 2a स्क्वायर और इधर 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इधर भी 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा को एक साथ हम लाते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा एक साथ आएगा तो यहाँ कॉस इस तरफ आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये 1 इधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग वेक्टर अभी जो पढ़ रहे हो, ये जस्ट अगले चैप्टर में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, ये सब जब पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा वहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक वेक्टर है और वो कुछ एंगल से चेंज होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है बट अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है। ठीक, तो कुछ थीटा एंगल से चेंज करता है। अब यहाँ पे दो सवाल पूछा जाता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दूसरा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन है a vector A changes its direction by थीटा, थीटा एंगल से डायरेक्शन चेंज करता है वो। ठीक, मान लो ऐसे है ए वेक्टर, तो अब ऐसे हो गया कुछ थीटा एंगल से। ठीक, देखिए a vector changes its direction by थीटा, देन और हाँ एक चीज और, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए। ओके, देन फाइंड द
value of magnitude of, then find the value of magnitude of their difference, and magnitude of their difference, and value of difference of their magnitude। ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देखिए। पहला पूछा है खोजिए, पता करिए वैल्यू, किसका वैल्यू? मैग्नीट्यूड का। किसका मैग्नीट्यूड? उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का। तो देखिए, और दूसरा बोला है कि वैल्यू पता करिए किसका? डिफरेंस का। मतलब किसी दो चीज को घटा रहे हैं, किसको? उसके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का वैल्यू। मतलब उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको घटाइए और उसका वैल्यू बताइए। तो चलिए पहले आप इसे ट्राई करिए, फिर हम इसे बताएंगे। ओके, तो एक वेक्टर है ए, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेक्टर भी बदल गया। तो अब ये, इसे हम इसके लिए हम दूसरा सिंबल यूज करेंगे, बी वेक्टर। और ये थीटा एंगल से चेंज किया, ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया। अगर कोई आदमी ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जाने लगे, है ना, तो ये थीटा एंगल से डायरेक्शन चेंज किया। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर बोला गया है कि बिना अपना मैग्नीट्यूड चेंज किए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब उसका क्या पूछा? ये क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके डिफरेंस का। मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया डिफरेंस, और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। दूसरा क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी है, उसके डिफरेंस हो गया, इसका वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाना है? 0 हो जाएगा, है ना। और इसकी बात करते हैं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, दोनों के बीच में थीटा एंगल। इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर को यहाँ रख देते हैं, बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, और ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं ए स्मॉल है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड स्मॉल है। दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच में एंगल हम कितना होगा? 180 माइनस थीटा, है ना। तो रिजल्टेंट निकाल दो, तो आपका रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा। बस, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 वेक्टर है P, Q और R, तीनों का सम 0 है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक। इन तीनों में से कोई 2 वेक्टर, 2 of the 3 vector are equal in magnitude. 2 of the 3 vector are equal in magnitude, ठीक। और थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर is √2 times the magnitude of that of the other 2, ठीक। वो 2 वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल था, ठीक। और तीसरा वेक्टर √2 टाइम्स है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, 45, 45 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90, 135, 135, 30, 60, 90, 45, 90, 135। कौन सही है? तो देखिए तीनों वेक्टर का सम 0 है, तो यानी कि कुछ ऐसा होगा, ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर और ये है R वेक्टर, ऐसा होगा, है ना। देखिए इसका टेल, यहाँ हेड, अब इसका टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड। तो ये तीनों वेक्टर देखिए यहाँ स्टार्टिंग हुआ है यहाँ से और यहीं पे एंड हुआ है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहीं पे एंड हुआ है, तो रिजल्टेंट के लिए कोई लेंथ नहीं है। तो जब रिजल्टेंट का लेंथ ही नहीं है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। यहाँ रिजल्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो हम ले लेते हैं P और Q, इन 2 वेक्टर का मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक। और थर्ड वेक्टर बच गया R वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड मान लो A के √2 टाइम्स है, ठीक। तो क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड A, इसका A, इसका √2A, क्या होगा सही, क्या आंसर होगा? तो देखिए जरा, अगर हम ये R वेक्टर को ऐसे न करके ऐसे एरो दे दें ये, तो ये R वेक्टर इन दोनों के सम का रिजल्टेंट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और इसका भी मैग्नीट्यूड √2A ही होगा क्योंकि लेंथ वही है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू -R वेक्टर, है ना। R वेक्टर ये है तो -R वेक्टर ये होगा, और यहाँ से भी देखिए इधर भेजेंगे तो -R वेक्टर हो जाएगा। अब ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो -R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2A है तो -R वेक्टर का भी वही होगा। अब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो वहां से हम एंगल जान जाएंगे P और Q के बीच में, तो हो जाएगा A², है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड A है ना, A है, तो A² प्लस A² प्लस 2A cos थीटा। तो अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा 2A² प्लस 2A² cos थीटा, और यहाँ √2A का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2A² 2A² खत्म, 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा ना, 2A² घट के 0 हो जाएगा,
हाँ, ये इधर जाएगा तो घट के 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 मतलब कॉस थीटा बराबर 0 मतलब थीटा 90 है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो P और Q के बीच का एंगल 90 है, तो 90 वाला कौन कौन है? तो ये तीनों हैं। ओके, और देखते हैं। देखिए इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल सेम होगा, है ना। किस ऑप्शन में दो एंगल सेम है, एक ये देखिए और एक ये देखिए। ठीक, हमसे पूछा क्या है, P और Q के बीच का एंगल 90, ये कंफर्म हो गया। अब बचा Q और R वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये है Q और ये है R, तो उन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। है ना, समझिए बात को। ये है ये है Q और ये है Q और ये है R, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। ये तो बड़ा एंगल है ना, तो ये कितना होगा? R और Q के बीच का एंगल कितना होगा, कैसे पता किया जाए? तो ये वाला एंगल ये P है और ये Q है, तो ये एंगल 90 है ना, तो ये 90 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों 45-45 ही होगा। समझिए बात को, ये P ये Q और ये रिजल्टेंट, तो P और Q के बीच का 90 डिग्री मतलब अंदर भी 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होगा, तो है ना, क्योंकि ये दोनों का लेंथ इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल भी है, तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये दोनों 45-45 होगा। ये 45, तो ये कितना 180 माइनस 45 यानी 135, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक है ऐसे ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर और एक है इधर सी वेक्टर। ठीक, ऑप्शन है ए प्लस बी बराबर सी, बी प्लस सी बराबर ए, सी प्लस ए बराबर बी, सी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। चलिए इसे ट्राई करिए आप लोग। देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, है ना, तीनों का रिजल्टेंट 0। अब ये, अब इसमें से कौन सही है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर? नहीं, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा, बराबर माइनस सी वेक्टर होगा, ये गलत। बी प्लस सी बराबर ए, क्या ये सही होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर कैसे सही होगा? ये भी गलत है ना, माइनस ए वेक्टर होगा। फिर ये सी प्लस ए, ये भी गलत। फिर ये देखिए ये सही है, डी, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए कैसे, इसको ऐसे भी समझते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये होगा रिजल्टेंट।
पर ये सी वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस इधर होगा माइनस सी वेक्टर। अब इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा ना। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर है P और Q, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, P Q, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक, R वेक्टर, और एक ये है, एक इसे बोला गया है S वेक्टर, ये Q वेक्टर, ठीक, पैरेललोग्राम जैसा बनाया हुआ है। अब बताइए, ऑप्शन है Q बराबर R प्लस S, क्या ये सही होगा? R बराबर P प्लस Q, सी ऑप्शन सी R बराबर P प्लस S, डी S बराबर Q माइनस P, कौन सही है? देखिए इसको समझते हैं। Q R और S में ऐसा रिलेशन सही है कि नहीं, है ना। Q R S, देखिए इसको समझिए, ये क्या है, R क्या है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर होगा, ठीक, और ये है ना, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और ये क्या है, S वेक्टर क्या है? तो देखिए आप इस Q वेक्टर का इधर एक बनाइएगा तो माइनस Q वेक्टर बनेगा, और ये P वेक्टर, ये माइनस Q वेक्टर, तो इधर बनेगा एक P वेक्टर माइनस Q वेक्टर बनेगा, है ना। उसी को उल्टा कर दिया है ये S वेक्टर इसी का उल्टा है, समझ में आई बात। तो इसको हम ये, अगर हम इसको हम ये बोल सकते हैं, अगर ये एरो ऐसे होता, अगर ये एरो इस तरफ होता तो हम इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी P वेक्टर माइनस Q वेक्टर बोलते, पर ये एरो इस तरफ है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये S वेक्टर क्या है, S वेक्टर क्या है, Q माइनस P वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस रिलेशन से चलें तो क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर इसको ऐसे लिखें तो Q बराबर S प्लस P है, यहाँ से यहाँ पे क्या बोल रहा है, Q बराबर S प्लस R। ये कह रहा है, जो हम अभी अपने नॉलेज से किए तो हमें आया Q बराबर S प्लस P, S और P के सम Q बराबर Q आ जाएगा, है ना। Q क्या आ जाएगा, देखिए P और S का रिजल्टेंट Q, पर ये क्या बोल रहा है, R और S का, तो ये गलत है, ठीक है। Q किसका रिजल्टेंट है, S और P का, R और S का नहीं, ठीक है। देखिए एक अच्छा सा ट्रायंगल ही बन रहा है ना, S, ये P और S, एक Q वेक्टर। बी ऑप्शन देखिए, R वेक्टर बराबर P प्लस Q, R वेक्टर बराबर, ये तो एकदम सही है ना। सी देखिए, R वेक्टर बराबर P प्लस S, P प्लस S, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, R वेक्टर बराबर देखिए P प्लस Q होता है, तो ये भी गलत। डी देखिए, S वेक्टर बराबर Q माइनस P, यहाँ पे देखिए S वेक्टर बराबर Q माइनस B हम लोग लाए हुए थे। तो आज यहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, उस पर क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।